अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। फाइनली कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ आ रही है। ओके जी। अच्छा, ये आज हमारा क्यूए सेशन है। मैंने आपको पहले भी बताया था। क्यूए सेशन में आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो आपके डेली जो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसके रेलिवेंट हैं या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वर्डप्रेस को लेके, वेब डेवलपमेंट को लेके, इस कोर्स को लेके, वो आप यहाँ पे पूछते हैं। या वो क्वेश्चन जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे हो और वहां पे आपको आंसर ना किया गया हो, तो क्यूए सेशन में जस्ट हमने क्वेश्चंस ही लेने होते हैं, ताकि हम डिटेल से आपको गाइड कर सकें, डिटेल से आपको उन चीज़ों के बारे में बता सकें। और आज हमने कोई प्रैक्टिकली काम नहीं करना, जस्ट हमने क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने हैं जी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे चैट में आप लोग लिखेंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना उसको बार बार रिपीट नहीं करना। ठीक है, एक ही मैसेज में एक ही क्वेश्चन अपना कंप्लीट लिख दें, जो भी बात आपने करनी है एक ही क्वेश्चन पे। ठीक है, और उसको रिपीट ना करें बार बार। ठीक है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन रीड करता जाऊंगा तो सबको मैं आंसर करता जाऊंगा वन बाय वन। ठीक है, तो जब आपका क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो उसको मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक आप कोशिश करें कि आपने रिपीट नहीं करना, आपने सुनना है। क्योंकि हो सकता है कि आपके जहन में कोई ऐसा सवाल ना हो जो कोई और पूछ रहा है। ठीक है, और वो उसके पूछने से आपके भी कह ले कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, चीज़ें आपके भी क्लियर हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछें, लेकिन बार बार रिपीट ना करें। एक दफ़ा आपने जो मैसेज कर दिया, जस्ट आप उसको फिर सुने कि आपको क्या बताया जा रहा है। जी, जो भी क्वेश्चन है पूछें, मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन सबको बताता हूँ। फरीहा का क्वेश्चन है जी कि बेकिंग बिजनेस के लिए बिजनेस वेबसाइट रिकमेंडेड है, ई कॉमर्स वेबसाइट। देखें फरीहा, डिपेंड कर रहा है कि आप वेबसाइट पे क्या बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर आपके कोई बेकिंग के कोई आइटम ऐसे हैं जिनको आप ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, फिर तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, क्योंकि आपने उनके ऑर्डर्स लेने हैं। कोई भी यूज़र आएगा वो ऑर्डर देगा, वहाँ पे प्राइसेस भी मेंशन होंगे, वहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होगा, तो फिर उसके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट हमें बनानी होगी। ठीक है, और आपने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं लेने, आपने जस्ट अपने बिजनेस के बारे में बताना है। जो जो काम आप कर रहे हैं, जो जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आप जस्ट बताना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। फिर आप बिजनेस वेबसाइट बना लें या लाइक अ पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लें, जहाँ पे जस्ट आप अपनी कंपनी या अपना जो आपका रेस्टोरेंट है या जो भी आपकी आप कह लें ब्रांड है उसके बारे में आप बताएं। और जो एक पेज आप सिंपल बना लें आवर प्रोडक्ट्स का, वहाँ पे आप जस्ट प्रोडक्ट्स की इमेजेस लगा के उसके बारे में डिटेल बता दें कि ये प्रोडक्ट्स हमारी हैं। और उसके बेशक आप इंग्रेडिएंट्स लिख दें या जो भी आपने उसके बारे में लिखना है वो लिख दें। तो अगर आपने ऑनलाइन काम करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, तो फिर ई कॉमर्स स्टोर। अगर सेलिंग नहीं करनी, जस्ट एक आपने वहाँ पे एक पोर्टफोलियो पेश करना है अपनी अपने ब्रांड का, तो फिर उसके लिए आप बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लेंगे। हुसैन जानम, जो डाटा होता है, देखें बहुत से क्लाइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो क्लाइंट जो है वो आपको कंटेंट नहीं देते, कंटेंट आपको खुद से बनाना पड़ता है। ठीक है, और अगर ज़्यादा थोड़े से अच्छे लेवल पे काम हम कर रहे हो, स्पेशली हमारे जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, वो हमें फिर खुद से कंटेंट देते हैं कि ये कंटेंट लें, आपने ये कंटेंट यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके क्लाइंट किस लेवल का है। और अगर आपको खुद यूज़ करना हो तो हमारे पास बहुत से टूल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के लास्ट में, कि हम कहाँ से इमेजेस लेंगे, कहाँ से हमने कंटेंट लेना है, किस तरह से हमने वेबसाइट के लिए डाटा जो है वो इकट्ठा करना है। वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। कुछ ऑनलाइन टूल्स बताऊंगा जहाँ से आप इमेजेस लें, कुछ ऑनलाइन टूल होंगे जहाँ से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ रेफरेंस वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आप कंटेंट उठा लेते हैं, उनको फिर आप रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ताकि कॉपीराइट का इशू ना आए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खुद से मैनेज कर सकते हैं। सादिया कमल,
देखें, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जहाँ पे आपको कोई एरर आ रहा होता है, तो वो आप जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में एक उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया करें कि सर ये एरर आ रहा है या ये इशू आ रहा है, ताकि हमें भी समझने में आसानी हो कि आप कहाँ पे स्टक हैं, क्या आपको इशू आ रहा है, क्या एरर आ रहा है। उसी हिसाब से फिर आपको गाइड कर दिया जाता है। आज मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ इश्यूज जो हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो कुछ जनरल इश्यूज है ना वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी जो इश्यूज हैं वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करें, हम उसी हिसाब से डिस्कस कर लेंगे उनको। हाँ जी ज़हरा, आपके जितने भी टास्क होंगे वो आप एफबी ग्रुप में ही वहाँ पे पोस्ट करेंगे, और फिर उनको मैं वहाँ पे चेक करके कमेंट में आपको इंशाल्लाह फीडबैक मिल जाएगा उसका। रहमत भाई, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं या आप अपनी वो बता रहे हैं कि जी हमने लाजमी लेना ही पेड प्लगइन यूज़ करने हैं? मैं तो कोई पेड प्लगइन यूज़ नहीं करता, बहुत कम। कोई देखें ऐसा प्लगइन जिसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स हों और मुझे लग रहा हो कि यार मैं खुद से करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर हम उसको ले लेते हैं, अदरवाइज हम खुद ही काम कर रहे होते हैं। फ्री प्लगइन के साथ काम हो जाता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हौसला रखें। ये जो जो आप फीचर बता रहे हैं ना कि ये पेड प्लगइन के साथ ही होंगे जी, फ्री के साथ हम नहीं कर सकते, वो मैं आपको फ्री के साथ करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, और फिर आप देखिएगा कि वो किस तरह से होते हैं। तो थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाल्लाह हम इसको कर लेंगे जी। पेज नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है, पेज नॉट फाउंड का बताता हूँ आपको भी मैं ना, अभी बताता हूँ जी। हम ज़्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट की सेटिंग अलग होती है, उसके लिए हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं, वो कॉमर्स, ठीक है। वो कॉमर्स जो है वो हम करते हैं तो प्लगइन के तौर पे उसको इंस्टॉल है, लेकिन वो कॉमर्स एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस की तरफ से, एक सोल्यूशन है कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, पेमेंट मेथड के लिए, ठीक है। तो उसमें बहुत से ऑप्शंस हैं, उसको हम डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह कि वो हम वो कॉमर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, पेमेंट मेथड वगैरह, ऐड टू कार्ट के फंक्शंस, बाकी चीज़ें, इसको हम डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा हुसैन जानम, देखें जो आपके कुछ ऐसे प्लगइन्स जो कि आपके जैसे अभी आपने कहा कि जी हमने एक स्कूल मैनेजमेंट की एक वेबसाइट बनानी हो, लाइक एलएमएस वेबसाइट बनानी हो, तो उसके लिए हमें पेड प्लगइन यूज़ करना पड़ेंगे, तो वो क्लाइंट पे करेगा या हम करेंगे? देखिए होता ये है कि ये चीज़ भी मैं आपको ना, जो हमारा लास्ट सेशन होगा ना उसमें यही चीज़ आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा कि क्लाइंट से हम डील कैसे करते हैं। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए होता ये है कि जब हम क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पहले ली जाती है। क्लाइंट हमें रिक्वायरमेंट बताता है कि मेरी वेबसाइट पे ये फीचर होगा, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, तो वो कंप्लीट एक रिक्वायरमेंट बताता है। हम उस रिक्वायरमेंट को करते हैं लॉग, ठीक है, कि जी अच्छा ठीक है आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। उन रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हम उसको बजट देते हैं कि जी आपकी वेबसाइट इतने में बनेगी। समझ आ रही है? यानी कि मेरे पास एक क्लाइंट आता है और मुझे कहता है कि मैंने एक पोर्टल बनवाना है और उस पर ये फीचर्स मैं चाह रहा हूँ, ये काम करवाना है, मैंने इस तरह से करवाना है, ठीक है, या इतने पेजेस मैंने बनवाने हैं, उन पेजेस पे इस तरह से मैंने डिज़ाइन बनवाना है, या ये चीज़ें मैं बनवाना चाह रहा हूँ। तो एक रिक्वायरमेंट हमारे पास आ जाती है। हम फिर देखते हैं कि उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें हमारा काम फ्री थीम या फ्री प्लगइन से हो जाएगा तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता या हमें कोई पेड प्लगइन या पेड थीम ही यूज करना पड़ेगा, तो फिर हम अपने बजट में उसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर आप फ्री को छोड़ के पेड की तरफ जाते हैं ना, फ्री में क्या होता है, फ्री में ये होता है कि वो काम आपको खुद से करना पड़ रहा होता है, ठीक है, डिजाइन हो चाहे चाहे वो आपके फंक्शनैलिटी बेस हो, ठीक है। पेड में ये होता है कि पेड में वो डिज़ाइन भी बना बनाया मिल जाता है आपको, पेड थीम अगर हम लें या पेड प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो वो फंक्शनैलिटी या फीचर्स आपको कंप्लीट बने बनाए मिल जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे, मैं कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा आपको, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कि हमने एक वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट पे
अगर मैं उसका बजट जो है वो आपको एक मिसाल ले लें कि 50,000 उसका बजट सेट कर रहा हूँ कि 50,000 उसका बजट है वेबसाइट का। अब 50,000 में मैं देखूंगा कि जी ठीक है, 10,000 तो डोमेन होस्टिंग के गए, पीछे रह गए जी 40,000। अब 40,000 में या तो ये होगा कि फ्री थीम फ्री प्लगइन लेके सारा काम मैं खुद करूँ। अब जाहिर सी बात है, मेहनत करूंगा तो उस 40,000 पूरे होंगे ना, उसका हक भी तो अदा करना है 40,000 का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये होगा कि मैं पेड थीम या पेड प्लगइन लेके उस पर काम कर लूँ। अब वो पेड थीम या पेड प्लगइन जो है वो मुझे मिल गया, मिसाल के तौर पे वो मुझे मिल गया जी 25,000 का, 20,000 का या 25,000 का। एक वैसे बता रहा हूँ, इतना महंगा नहीं होता, सस्ते ही होते हैं। एक वैसे हम एक बात कर रहे हैं जी कि 20-25,000 का हमें वो थीम और प्लगइन दोनों चीजें हमने लेके उस पर हमने काम कर लिया। अब जब आपने पेड ही थीम लिया और पेड आपने प्लगइन लिया, तो काम तो सारा आपको बना बनाया मिल गया। ठीक है, वो डिजाइन भी आपको बना बनाया मिल गया पेड थीम के साथ, और पेड थीम के साथ जब आपने पेड प्लगइन यूज किया तो वो भी सारे आपको फंक्शनैलिटीज बनी बनाई मिल गई। तो भाई पीछे जो आपके पास 10-15 हज़ार रुपये बच रहे हैं, उसमें आपने सिर्फ क्या करना है, आपने जस्ट सेटिंग ही तो करना है उसकी। तो वो आप करके उसको दे सकते हैं। ठीक है, और आप कहते हैं कि नहीं मैं क्यों यूज करूं, पेड पे इतना खर्चा क्यों करूं, खुद मेहनत कर लूं। तो वो आप सारी अमाउंट जो है वो 40,000 या 35,000 जो है वो आप अपनी पॉकेट में रखें, खुद से मेहनत करके वो चीज़ें आप बना लें, डिज़ाइन कर लें। ठीक है, तो ये फ्री काम भी हो जाता है, फ्री थीम फ्री प्लगइन्स के साथ, जस्ट हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ती है। एक्स्ट्रा भी हम उसको नहीं कहेंगे, हमें मेहनत करना पड़ती है, आप ये कह लें। और अगर आप कहते हैं कि चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएं, तो आप फिर आप पेड खरीद लें। बजट आपका वही है, आपकी जो आपकी मेहनत होनी है या आपने जो काम करना था वो काम आप आपका कम हो गया, आपने बने बनाई चीज़ें उठा ली हैं, उसको आप यूज़ कर लें। तो ये काम इस तरह से होता है। खालिक खलाक अब्बास भाई, ब्लॉग वेबसाइट के बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ है। ब्लॉग वेबसाइट पे आप क्या करते हैं, कुछ आपको स्पेसिफिक वहाँ पे कैटेगरीज आपने चूज करना होती हैं। मैंने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, तो पहले मैं ये देखूंगा कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, किन किन कौन सी निश हो जिस पे मैं काम करूं। न्यूज़ पे करना है तो न्यूज़ में कौन कौन सी स्पोर्ट्स की न्यूज़ हैं या हेल्थ की हैं या बिजनेस की हैं, कौन सी न्यूज़ मैं उठा रहा हूँ। या हेल्थ पे बना रहा हूँ तो हेल्थ के अंदर फिर फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। स्पोर्ट्स पे बना रहा हूँ, स्पोर्ट्स में फर्दर कैटेगरीज आ गई हैं, या कंप्लीट आप उठा लें बेशक इस कैटेगरी को। तो इस तरह से पहले आप डिफाइन करते हैं कि आपने एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है। ये मैं वो कह रहा हूँ, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं ब्लॉग वेबसाइट, क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो क्लाइंट तो खुद बताएगा आपको जी मेरी ये कैटेगरी है, इस पे मैंने काम करना है। आपने जस्ट डिजाइन करके देनी है उसको ब्लॉग वेबसाइट, वो आगे जो भी कंटेंट अपलोड करे खुद करेगा। ठीक है, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप खुद से पहले अपनी कैटेगरीज डिफाइन करेंगे कि इस पे मैंने काम करना है, उसी हिसाब से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। और जब आपकी वेबसाइट डिज़ाइन होगी, डिज़ाइन होने के बाद क्या होगा कि आप फिर उसके ऊपर कंटेंट अपना पब्लिश करेंगे, जो कैटेगरीज बनाई उन पे आप पोस्ट लगा रहे होंगे, कंटेंट पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो वो आपकी ऑडियंस आएगी, उस पर ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक आप लेके आए। सोशल जो आपके हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन है या आपका ट्विटर है, ठीक है, उन पे आप शेयरिंग करें अपने पोस्ट को, वहां से ट्रैफिक लेके आए वेबसाइट पे। एड्स भी चलाए जा सकते हैं, एसईओ की जा सकती है वेबसाइट की। ये तमाम चीज़ें ट्रैफिक लेकर आने के तरीके हैं। ठीक है, ट्रैफिक लेकर आएंगे, जितनी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगी उसी हिसाब से फिर आपको अर्निंग मिल रही होती है। अब अर्निंग के लिए आपका कंटेंट जो है वो एआई ना हो, कंटेंट आपका ह्यूमन राइटिंग में हो। ठीक है, उसके बाद वो हेल्पफुल कंटेंट हो। ठीक है, उसमें आप कह लें कि ऐसे ना बस दो चार लाइन लिखी हैं, ऐसा काम ना हो, प्रॉपर उसका एक गाइडलाइन है जो कि गूगल आपको देता है। क्योंकि गूगल से आपने एडसेंस प्रूव करवाना है, तो गूगल ने कुछ रूल्स रखे हुए हैं, कुछ रिक्वायरमेंट हैं कि आपकी वेबसाइट पे कंटेंट इस तरह का हो। तो वो जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपका एडसेंस अप्रूव हो जाता है, और एडसेंस अप्रूव होगा तो जितनी ट्रैफिक आएगी उस हिसाब से आपको अर्निंग होती है। तो ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है। तो ब्लॉगिंग एक कंप्लीट फील्ड बन जाती है अलग से। इसके लिए यूट्यूब पे बहुत से आपको वीडियोस ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, ब्लॉगिंग के बारे में डिटेल से लोगों ने बताया हुआ है, काम किया हुआ है। ठीक है, तो एज ए डेवलपर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ब्लॉगिंग करना, क्योंकि असल चीज़ जो है वेबसाइट बनाना, और फिर वेबसाइट को मैनेज करना, और वेबसाइट पे एसईओ करना। तो अगर आपने वर्डप्रेस सीख लिया ना, तो वर्डप्रेस की जो एसईओ करना होती है वो भी आपको काफ़ी हद तक आ जाएगी। ऑन पेज एसईओ आप खुद से कर लेंगे। बाकी टेक्निकल एसईओ की भी आपको अच्छी खासी समझ आ जाएगी, वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, पीछे जो रह जाता है आपकी कह लें कि जो होती है गेस्ट पोस्टिंग वगैरह या बैक लिंकिंग वगैरह, वो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, वो आप सीख सकते हैं।
तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं अगर आप इस फील्ड को लेके चलते हैं जी। शीज़ा ताहिर, क्लाइंट को जब हम वेबसाइट बना के देते हैं तो हम लोकल होस्ट, कोई भी लोकल होस्ट, चाहे वो जैम सर्वर है, वेम पैबिट, नॉमी है, जितने भी लोकल होस्ट हैं इनको हम यूज़ नहीं करते। ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं, लोकल होस्ट जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। इसको हम क्लाइंट के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। क्लाइंट के लिए हम डोमेन होस्टिंग बाय करते हैं, डोमेन होस्टिंग खरीदते हैं। डोमेन होस्टिंग खरीद के वहीं पे ही, यानी कि लाइव सर्वर होगा वो आपका, जो होस्टिंग आपने खरीदी है, वहीं पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं और वहीं पे हम अपनी ये वेबसाइट को डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। सम टाइम होता है कभी कभार ऐसा, क्लाइंट जो कहता है पहले मुझे आप डिज़ाइन बना के दिखाएं फिर हम डोमेन होस्टिंग की तरफ जाएंगे। तो फिर आप लोकल होस्ट पे डिज़ाइन अपना बना के उसको दिखा सकते हैं। और जब वो डोमेन होस्टिंग खरीद लेता है तो फिर हम लोकल होस्ट से अपनी वेबसाइट को उठा के माइग्रेट करवा सकते हैं लाइव सर्वर पे। तो ये भी इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। क्लाइंट मोहम्मद उस्मान जंजुआ भाई, क्लाइंट पसंद करता है टॉप लेवल की वेबसाइट। भाई क्लाइंट का जैसा बिजनेस है वैसे ही पसंद करेगा ना। एक चीज ध्यान में रखें कि हमने जो वेबसाइट बनानी होती है ना, वेबसाइट का मकसद है यूजर्स को अट्रैक्ट करवाना, ठीक है। यानी कि यूजर जो होंगे ना, जो वेबसाइट का यूजर है, चाहे वो अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसका जो कस्टमर्स हैं वो उसका यूजर है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट है तो उसके जो उसमें लोग काम करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो भी उससे रेलिवेंट लोग हैं वही उसके यूजर होंगे ना। तो वेबसाइट ऐसी हो जो यूजर के लिए यूजर फ्रेंडली हो, इजी टू यूज हो और अट्रैक्टिव हो। यही एक क्लाइंट चाह रहा होता है कि मेरी वेबसाइट जो है ना, उसको जब भी उस पर कोई आदमी आया कहे यार कमाल की वेबसाइट बनी हुई है, बस ये चीज़ होती है। और वो डिपेंड कर रहा होता है डिज़ाइन पे। सबा जहरा, नहीं हमें वर्डप्रेस अपडेट करने के लिए जो ये वाला काम नहीं करना होगा जो आपने लिखा हुआ है। वर्डप्रेस अपडेट करने के लिए सिंपल वे है कि आप जाएं अपडेट्स में और वहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करें, अपडेट पे, वर्डप्रेस को अपडेट कर लें। लेकिन वर्डप्रेस को या थीम को या प्लगइन को किसी को भी अपडेट करने से पहले वर्डप्रेस की जो हमारी वेबसाइट है हमें उसका बैकअप लेके रखना चाहिए। तो बैकअप कैसे लेते हैं वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और बैकअप लेके फिर हम उसको अपडेट करते हैं। इस तरह से डायरेक्टली अपडेट करने से सम टाइम कोई इश्यूज भी आ सकते हैं और फिर आपके वो मसला बन जाएगा आपके लिए। यार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं आप लोग, मैंने पहले ही मना किया है क्वेश्चंस को रिपीट ना करें। एक क्वेश्चन आपने पूछ लिया, बस जब आपका क्वेश्चन मेरे सामने आएगा मैं खुद ही उसको आंसर कर दूंगा। कि बार बार जो है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता आप क्वेश्चन बार बार लिखते जा रही हैं। हाँ जी कुर्बान अली भाई, हम बना सकते हैं, जो चाहे थीम आप यूज़ कर लें, उस थीम पे जैसी चाहे वेबसाइट आप बना सकते हैं। अदील इकबाल, हम डिस्कस करेंगे इसे। हमने जो हमारे लास्ट जो एक या दो सेशंस होते हैं ना, उसी चीज़ पे होते हैं कि क्लाइंट को डील कैसे करना है, लाइव सर्वर पे हमने कैसे काम करना है, तो कंटेंट हमने कहाँ से उठाना है वेबसाइट्स के लिए, ये हम इसी को डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। हम डिटेल से देखेंगे इन चीज़ों को। अब आप सब लोगों ने क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं। एक दफ़ा आपने क्वेश्चन कर दिया बस, ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। ज़हरा, ऐप जो होती है ना, ऐप पहले तो ये डिफाइन करें कि ऐप कौन सी कह रहे हैं, वेब ऐप या मोबाइल ऐप कह रहे हैं आप, ठीक है। वेब ऐप के अलग टूल्स हैं, वेब एप्लीकेशंस जो हमारी वेबसाइट्स हैं उनके अलग टूल्स हैं। मोबाइल ऐप जो हैं उनके अलग टूल्स हैं, ठीक है। अलग टूल्स, अलग लैंग्वेजेस हैं, तो उनके लिए अलग काम किया जाता है। उसमें कोडिंग वाले टूल भी हैं, जैसे आप वेब डेवलपमेंट के लिए कोडिंग भी करते हैं, और बगैर कोडिंग वाले टूल भी हैं, उनसे भी आप ऐप बना लेते हैं। रहमत, वो कॉमर्स फ्री है। वो कॉमर्स फ्री है, उसको हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, आगे चल के फिर देख लीजिएगा। मोहम्मद उस्मान, एसईओ के लिए बहुत से प्लगइन्स हैं। एक तो ऑल इन वन एसईओ है, और एक योस्ट है। उसके बाद आपके पास रैंक मैथ है। उसके बाद
और भी हैं काफ़ी यार। हमजा अतर इंशाल्लाह हम सब कुछ करेंगे, ई कॉमर्स को भी करेंगे, एलिमेंटर को भी करेंगे। अभी हमारे 2 लेक्चर्स हुए हैं, थोड़ा सा हौसला कर लें। हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, हर चीज़ इंशाल्लाह हम करेंगे जी। डोमेन होस्टिंग का कोई क्वेश्चन ना पूछिए। डोमेन होस्टिंग का जब मैंने बताया है कि हम इसको लास्ट में ही डिस्कस करेंगे, तो पहले पूछना जो है ना, टाइम ज़ाया करना है। मैं चाह रहा हूँ कि आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ना हो, हमारा टाइम थोड़ा सा बचे, और मैं आपको कुछ यहाँ पे एरर्स, कुछ इश्यूज हैं उनको ज़रा दिखा दूँ, बता दूँ। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो अभी तक स्टक हैं इस चीज़ पे कि उनकी इंस्टॉलेशन नहीं हुई या अभी तक सेटअप नहीं बना उनका। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह आप सब चैंपियन बनेंगे जी, जीते आप लोग। कलीम काका भाई, क्लाइंट मिल जाता है, क्लाइंट मिलना मुश्किल नहीं है। मैं एक चीज़ बता दूं, क्लाइंट मिलना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। काम करना मुश्किल है। ठीक है, हमारा फोकस जो होता है ना, वो हमेशा ये होता है, लर्निंग हमारी स्टार्ट नहीं होती। हमारा फोकस होता है, मैं खुद अपनी बात करूं, मेरा भी यही हाल था जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, कि हमारा फोकस होता है वो क्लाइंट पर होता है, काम पर नहीं होता। यकीन करें, अगर आप इस चीज़ को छोड़ दें कि क्लाइंट मिलेगा कैसे, मिलेगा कहाँ से मिलेगा, इस चीज़ को आप जहन से निकाल दें, आपका टोटल फोकस जो है काम पर होना चाहिए। जब आप अपने काम में परफेक्ट हो जाएंगे ना, तो फिर देखिएगा आपको कहाँ कहाँ से क्लाइंट मिलेंगे। ठीक है ना। सिंपल, एक क्लाइंट उठा लें। ठीक है, और वो एक क्लाइंट आपसे इतना काम ले लेता है और आप कहते हैं यार बाकी क्लाइंट का काम मैं नहीं कर सकता, अगर आप उसको एक परफेक्ट काम करके देंगे। क्योंकि क्लाइंट जो होता है ना, उनकी नेचर ये होती है कि वो चाह रहे होते हैं कि ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं उनके साथ वो राब्ते में रहें। क्योंकि आपको तो ये सिर्फ ये लग रहा होता है जी, क्लाइंट है उसकी एक वेबसाइट वन टाइम के लिए है। लेकिन भाई ये जो जितने आपको फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे क्लाइंट नज़र आ रहे होते हैं, आपके जो स्पेशली जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं आपके बाहर के, वो खुद आगे काम कर रहे होते हैं, वो आगे से प्रोजेक्ट उठा उठा के आप लोगों से करवा के दे रहे होते हैं। तो उनका अच्छा खासा सिस्टम है, वो काम करवाते हैं। तो आपको काम आना चाहिए, जब आपको काम आ गया इंशाल्लाह तो क्लाइंट आपको बहुत मिलेंगे जी। हुसैन जानम और रहमत भाई, देखें, कोडिंग जो है वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ आ जाती है, उसमें आपको पहले कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर हम उसको लेके चल सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक क्लास में इसको सीख जाएं। कोडिंग के लिए आपको फिर ये भी है कि बेसिक्स आनी चाहिए पहले उसकी। तो वो एक अच्छा खासा एक आपका कोर्स बन जाता है अलग से। ठीक है, जहाँ पे हम इसको इतना खास डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकते। और रही बात प्लगइन वगैरह बनाने की और ये कोडिंग करने की, तो वर्डप्रेस के लिए अगर आपने कोडिंग करना है तो उसके लिए आपको पीएचपी आनी चाहिए। ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये तो आ गई आपकी फ्रंट एंड के लिए। ठीक है, और फ्रंट एंड का डिज़ाइन जो है वो आप खुद से ना भी बनाएं तो पेज बिल्डर के साथ बन जाता है। ज़्यादा काम होता है आपके प्लगइन्स वगैरह का। तो प्लगइन्स वगैरह देखा जाए तो ये फंक्शंस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। अब ये फंक्शंस चाहे तो आप प्लगइन्स के थ्रू इंस्टॉल करके फिर इसको यूज़ कर लें, या ये फंक्शन आप प्लगइन इंस्टॉल ना करें, खुद से अपना एक फंक्शन बनाएं पीएचपी का, और उसको आपकी जो कोर फाइल्स हैं जो हमारी वर्डप्रेस की, उसमें आप उसको ऐड कर दें। ठीक है, तो वो काम आपका चल जाता है। या खुद का प्लगइन बना लें, यही फंक्शन आप उठा के एक एक फोल्डर स्ट्रक्चर है आपका, उस हिसाब से उसको रखें तो आपका प्लगइन बन जाता है, उसको खुद इंस्टॉल कर लें। रीम रिजवान, मुझे समझ नहीं आ रही। आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा यूआरएल आपका इशू कर रहा है।
अनमोल, अगर आपने न्यू वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए एक वर्डप्रेस फोल्डर आप न्यू रखेंगे, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे डिफरेंट नेम से, ठीक है, दोनों चीज़ें, और उनको कॉन्फ़िगर कर लें, आपकी एक न्यू वेबसाइट का सेटअप बन जाता है। शमसी, दूसरा वर्डप्रेस नहीं कहा, वर्डप्रेस यही है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करते, वो आप जो होस्टिंग खरीदते हैं वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस यही है, डैशबोर्ड यही है, तरीका ये सब कुछ यही है। बल्कि वहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना आसान है, यहाँ पे तो हमने वर्डप्रेस का फोल्डर अलग रखा, डेटाबेस अलग बनाया। होस्टिंग जो हम खरीदेंगे वहाँ पे ऐसा काम नहीं होता। जो लाइव सर्वर होता है वहाँ पे आप सिंगल क्लिक पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन हो गई आपके होस्टिंग अकाउंट पे वर्डप्रेस की, और बस उसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर दें। यही डैशबोर्ड है, यही तरीका है सब कुछ। नहीं जी, ऐड चलाना मैं नहीं सिखाऊंगा जी। गेस्ट पोस्टिंग भी इस कोर्स में नहीं होगी। ड्रामे के एपिसोड अपलोड क्यों करेंगे आप, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। कलीम काका, कोडिंग वेबसाइट में और वर्डप्रेस की वेबसाइट में यही फ़र्क है कि वो वर्डप्रेस की बनी हुई है और वो कोडिंग से बनी हुई है। यार कोई फ़र्क नहीं होता, टूल जो है ना वो ज़रूर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि आपको बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। ठीक है, कोडिंग के अलग बेनिफिट्स हैं वर्डप्रेस के अलग बेनिफिट हैं, ठीक है। यानी कि दोनों टूल जो है वो सेम काम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें देखना होता है कि हमें किस टूल पे काम करना है। हम उसमें ये भी देखेंगे हमारा बजट क्या है, हमें टाइमलाइन कितनी दी गई है, हम कितने टाइम फ्रेम में अपना काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं। अब मैंने अगर एक वेबसाइट बनानी है जो वर्डप्रेस पे मैं 4 से 5 दिन में बना लूँगा, ठीक है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं कोडिंग की तरफ जाऊं जहाँ पे मुझे पूरे आप कह लें 15-20 दिन लग जाएंगे या महीना लग जाएगा उसको बनाने में। तो टाइम मेरा लग रहा है ना। ठीक है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल की जो वेबसाइट होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल की, जिसमें आपके मल्टीपल डैशबोर्ड होते हैं, मल्टीपल आप कह लें उस पे वहाँ पे पोर्टल सिस्टम चल रहे होते हैं, तो वो फिर हम वर्डप्रेस पे नहीं बनाएंगे, वो फिर हम कोडिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत एक अच्छा खासा एक लेंथी प्रोजेक्ट बन जाता है। तो उसके लिए फिर हम कस्टम काम करेंगे, क्योंकि हमें एक एक चीज़ कस्टम डिज़ाइन करना हो, एक एक चीज़ एक फंक्शन हमें लिखना पड़ रहा है। तो फिर हम वर्डप्रेस पे क्यों इतना काम करें, हम उस पर कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो डिपेंड कर रहा होता है आपकी ज़रूरत पे कि आप किस तरह से काम को करना चाह रहे हैं। नहीं जी, पीएचपी मैं नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे। डेटाबेस, सॉरी, वर्डप्रेस ना तो फ्रेमवर्क है ना डेटाबेस है। एक सीएमएस है जो कि हम यूज़ करते हैं जी। बैक एंड पे इसकी पीएचपी चल रही है, फ्रंट एंड वही एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। हाँ जी हुसैन जान, हम आगे चल के हम देखेंगे कि मल्टीपल वेबसाइट आप किस तरह सेटअप कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेबसाइट सेटअप हो जाएंगी आपके जैम सर्वर पे। ये Huawei Y9 प्राइम 2019, ये स्क्रीनशॉट जो ना मुझे, अच्छा ये तो आप डाउनलोड करें ना, अभी अभी तो रैम सर्वर आपने डाउनलोड करने के लिए ओपन किया होगा, इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करें फिर इसको इंस्टॉल करें, उसके बाद स्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा ना, फिर आप इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चंस क्लियर हो गए सबके। अब थोड़ा सा मैं आपको ना बता दूं एरर जो आपको पेश आ रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। अभी जरा क्वेश्चन रोक लें आप लोग, आई थिंक सबके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा जी, अब देखें जैसे ये वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, कुछ कॉमन एरर हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। नंबर वन तो ये कि अगर आपने अपना सर्वर स्टार्ट नहीं किया हुआ, जैसे अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, मैंने स्टॉप कर दिया इसको, ठीक है, और मैं अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करूंगा, तो मेरी वेबसाइट पे एरर आ जाएगा, दिस साइट कांट बी रीच, ठीक है, ये वाला, यानी कि सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इस वजह से ये एरर आ गया जी। तो नंबर वन, अगर आपको ये एरर आता है तो आपको देखना होगा सर्वर आपका स्टार्ट है या नहीं है। सर्वर मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और अब मेरी वेबसाइट यहाँ पे चल जाएगी जी। लेकिन यहाँ पे एक एरर आपको और आता है समटाइम, वो आता है जी नॉट फाउंड का, ठीक है।
नॉट फाउंड एरर कब आता है? जब पहली चीज ये कि आपका यूआरएल ठीक ना हो। जैसे मेरी वेबसाइट का यूआरएल ऊपर क्या बन रहा है, लोकल होस्ट स्लैश बैच 82, और मैं यहाँ पे लिख दूं बैच 85 कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए नॉट फाउंड आ गया। क्यों नॉट फाउंड आ गया? क्योंकि बैच 85 के नेम से htdocs में वर्डप्रेस फोल्डर नहीं है। जिस नेम से वर्डप्रेस फोल्डर आपने नहीं रखा हुआ, उस नेम को अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो एरर दे देगा नॉट फाउंड का, कि उसको ये नहीं मिल रहा। सर्वर को ये वाला जो नेम है, इस नेम से फोल्डर नहीं मिल रहा, तो वो कहता है नॉट फाउंड। समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो अगर आप पहले देखें, आपका यूआरएल ठीक होना चाहिए। यूआरएल के लिए यहाँ पे जो आपने ये नेम दिया है, एग्जैक्ट इसी नेम से आपका वर्डप्रेस फोल्डर हो htdocs में। और इसके लिए मैंने आपको कहा था कि कोशिश करें कि स्मॉल लेटर में नेम रखें और विदाउट स्पेस नेम दें। सम टाइम क्या होता है, आपने स्पेस यूज किया होता है वहां पे जो नेम देते हैं, और यहाँ पे आप स्पेस यूज नहीं कर रहे होते, तो फिर आपका वो इशू आ जाता है। तो इस वजह से विदाउट स्पेस नेम रखें फोल्डर का। अच्छा, अब आपका फोल्डर नेम भी एग्जैक्ट है, वहां पे वर्डप्रेस फोल्डर रखा हुआ आपने इसी नेम से, यहाँ पे भी नेम आप ठीक डाल रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपको नॉट फाउंड आ रहा है, तो फिर आप ये देखें कि आपने जैम्प सर्वर जो है वो एक से ज्यादा दफा इंस्टॉल ना किया हो। सम टाइम ये होता है कि हम वर्डप्रेस सॉरी जैम्प सर्वर जो है उसको मल्टीपल टाइम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, या इंस्टॉल हमने मल्टीपल टाइम नहीं किया, आपके जहन में नहीं है। आप अगर सिंपल जो आपका जैम्प सर्वर का फोल्डर है ना, सी ड्राइव में जो फोल्डर है, जैसे अभी भी अगर आपको दिखाऊं तो ये सी ड्राइव मेरा यहाँ पे ये आ गया जी। अब ये सी ड्राइव में ये जैम्प के नाम से फोल्डर है जिसमें ये जैम्प की फाइल्स हैं। ठीक है, अब इसका नेम चाहे यहाँ पे जो मर्जी रख लूं, मैं जैम्प 1 रखा हुआ है मैंने, जैम्प 2 3 4, या सुहेल लिख दूं, कुछ भी लिख दूं मैं, लेकिन इसमें फाइल्स तो जैम्प सर्वर की है ना, तो ये जैम्प सर्वर का ही फोल्डर है। अब अगर ये फोल्डर जो है जिसमें जैम्प सर्वर की फाइल्स हैं, ये अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल जगह पे है, यहाँ पे भी रखा हुआ है, आपने यहाँ से कॉपी किया, सी ड्राइव से हट के किसी और ड्राइव में रख दिया, डाउनलोड में रख दिया, डेस्कटॉप में रख दिया, तो इसका मतलब कि जैम्प सर्वर की फाइल्स जो हैं वो आपने मल्टीपल लोकेशन पे रखी हुई हैं। तो जब आप ब्राउजर पे जाके अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, आपका नेम भी एग्जैक्ट है, आपका यूआरएल भी ठीक है, इस नेम से वर्डप्रेस फोल्डर भी आपने रखा हुआ है, तो भी नॉट फाउंड आएगा। क्योंकि आपका जैम्प सर्वर जो है वो अब 2 से 3 जगहों पर मौजूद है, फोल्डर उसके ज्यादा हो गए हैं। तो ये जो ब्राउजर है, इस ब्राउजर को नहीं समझ आ रही कि ये वाला जो फोल्डर है वर्डप्रेस का, ये आपने किस जैम्प सर्वर में रखा हुआ है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जैम्प सर्वर एक दफा ही हो, एक दफा ही इंस्टॉल हो। एक दफा ही इंस्टॉल होने का मतलब है कि एक दफा ही उसका फोल्डर हो, एक फोल्डर हो, चाहे वो सी ड्राइव में है, चाहे वो डेस्कटॉप है, कहीं पर भी है। तो आप चेक करें, अगर आपका एक्स्ट्रा फोल्डर्स हैं तो एक्स्ट्रा फोल्डर्स को डिलीट कर दें, एक फोल्डर रखें और उसी में आपका वर्डप्रेस फोल्डर हो htdocs में, और वही आप यूज करें, फिर आपका ये इशू खत्म हो जाएगा नॉट फाउंड का। समझ आ गई आपको? तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं जो आपको आते हैं। ठीक है, इनको आप ठीक कर लें तो आपके ये काम जो है आसान हो जाएंगे जी। समझ आ गई है? अच्छा जी, दूसरी चीज ये कि हमारा लास्ट मिनट चल रहा है जी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई इश्यूज आए तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा कोई सीरियस आपका इशू बन गया है तो फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो। ठीक है, अदरवाइज आप अपना जो है व्हाट्सएप ग्रुप में इन चीज़ों को डिस्कस करें, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है इन चीज़ों का। ले जी, लास्ट मिनट है हमारा। आई होप आपको काफ़ी कुछ आज सीखने को मिला होगा, चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो वो आप नेक्स्ट हमारा जो क्यूए